रोजमर्रा के जीवन में हम देखते हैं कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की सतह की तरफ यानी कि नीचे गिरने की कोशिश करती है। मान लीजिए बारिश हो रही है तो बारिश के दौरान ये पानी की बूंदें नीचे गिर रही होती है। जैसे आप इंसानों की बात करें तो हम इंसान ऐसा नहीं होता कि ऐसे आसमान में हवा में ऐसे तैरने लग जाए, हम भी सतह पर ही रहते हैं। या ये जो कार है ये भी सतह पर ही रहती है, ये ऐसे हवा में फ्लोट नहीं करती, हवा में उड़ नहीं जाती। और वैसे ये जो बारिश में पानी की बूंदें होती है तो ये जो सड़क है इस पर आके नहीं रुकती, अगर इनको गटर में या चेंबर में जाने की जगह मिलती है तो वो नीचे नाली में भी चले जाती है। यानी कि जो भी वस्तु होती है वो पृथ्वी की सतह के जितनी करीब जा पाए उतने पास जाने की कोशिश करती है। मान लीजिए हम सुइयों के गुच्छे की बात करते हैं तो अगर हम उन्हें छोड़ देते हैं तो वो नीचे गिर जाती है। और यदि वो सतह पर पड़ी है तो ऐसा नहीं होगा कि वो अपने आप ऊपर उड़ जाए, ऊपर हवा में चले जाए। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी मौलिक है, हम सभी ने इसका अनुभव किया है। और अधिकांश मानव इतिहास में हमने यही माना है कि ये तो ऐसे ही रहता है, हमने कभी ज़्यादा सोचा नहीं इस बारे में कि ऐसा क्यों होता है। हमने बस मान लिया कि ब्रह्मांड इसी तरह से काम करता है और इसके अलावा कुछ और सोचना पागलपन माना जाता था। और इसलिए ये जो व्यक्ति है इन्हें मानव इतिहास में कुछ महानतम प्रतिभाओं में से एक माना जाता है। और शायद आप इनका नाम जानते हो, इनका नाम आइजैक न्यूटन है। इन्होंने भौतिकी में कई सारी चीज़ों का पता लगाया। उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि जो चीज़ें हैं, जो वस्तु है वो नीचे क्यों गिरती है। उन्होंने जो गति के नियम हैं उनके बारे में भी बहुत स्टडी किया, उनके बारे में भी कई सारी बातें हमें बताई। उन्होंने ये सोचा कि क्या वस्तुओं को नीचे गिरना आवश्यक है, क्या हम बस ऐसा मान लें कि ब्रह्मांड इसी प्रकार से काम करता है। और गुरुत्वाकर्षण की जो खोज है इससे जुड़ी न्यूटन की एक बहुत ही फेमस एक कहानी है। तो लोग कहते हैं कि न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का जो आइडिया था वो तब आया था जब उन्होंने एक सेब को एक पेड़ से गिरते हुए देखा था। और कई कार्टून में ऐसा भी दिखाते हैं कि जो सेब था वो उनके सिर पर गिरा था, तो शायद ये तो झूठ है। हालांकि ये हो सकता है कि उन्हें जो गिरता हुआ सेब है उसे देखकर ये आइडिया ज़रूर आया हो। लेकिन बात यह है कि अधिकतम लोग जब गिरते हुए सेब को देखते हैं तो वे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। वे बस ये सोचते कि ये तो एक सामान्य घटना है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन आइजैक न्यूटन ने कम से कम उस दिन तो ये सोचा कि ये जो सेब है इसके नीचे गिरने का कारण क्या है। अब हो सकता है ये आपको बहुत ही साधारण सी बात लगे, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि हम सदियों से इसके बारे में बस यूं ही मान लेते थे कि ये तो ऐसे ही होता है, ब्रह्मांड ऐसे ही काम करता है। इसीलिए इस बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। ये जो सवाल पूछने की प्रवृत्ति होती है, क्यों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। और जब न्यूटन ने इसके बारे में और खोज की तो उन्होंने कई सारी बातें बताई जिन्हें हम आज क्लासिकल यांत्रिकी के तौर पर पढ़ते हैं। और हम रोज़मर्रा के जीवन में जो क्लासिकल यांत्रिकी होती है उसका ही उपयोग कर सकते हैं। हालांकि कुछ 100 वर्ष पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन क्लासिकल यांत्रिकी के जो भी ये रूल्स होते हैं उन्हें और बेहतर बनाया। हालांकि जैसा हमने कहा, आम जिंदगी में हम क्लासिकल यांत्रिकी को आज भी उपयोग में लाते हैं। तो न्यूटन का मानना ये था कि सेब जो है वो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन के कारण से गिर रहा है। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया। इसे हम सार्वत्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है। और गुरुत्वाकर्षण के इस नियम के अनुसार जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और याद रखिए जो बल है वो एक सदिश राशि, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है ये दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण का एक बल होता है। और इसकी जो दिशा होती है वो दोनों वस्तुओं की ओर होती है, यानी दोनों वस्तुएं दूसरी वस्तु को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है, आकर्षित करने का प्रयास करती है। तो ये जो बल है F है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है बड़ा G, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल G गुणा दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान बटे उन दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी है उसका वर्ग। तो F बराबर होता है G m1 m2 बटे R का वर्ग। अब ये जो G है ये क्या है, ये हम आपको अभी बताते हैं। मान लीजिए इनमें से एक वस्तु जो है वो पृथ्वी है और एक वस्तु कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए आप है या सेब है। और ये जो R है ये इन दोनों वस्तुओं के केंद्र के बीच की दूरी, यानी कि पृथ्वी के केंद्र और ये जो सेब का केंद्र, उन दोनों के बीच की दूरी जो है वो R है।
तो जब आप इस समीकरण को देखते हैं तो आपके दिमाग में ये प्रश्न ज़रूर उठेगा कि मान लीजिए कोई भी दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए आप है और टैक्सी कैब है, या आप है और पंखा है, या आप किसी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने शायद बैठे हो या लैपटॉप के सामने बैठे हो। तो क्या ये दोनों वस्तुएं, क्या ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रही? तो उत्तर है सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करिए, लेकिन आमतौर पर ये जो मान होता है, ये बल का मान, ये बहुत छोटा होता है, ये बहुत ही कम होता है। मतलब मान लीजिए आप हो और आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन है या लैपटॉप है, उन दोनों के बीच का जो बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, वो बहुत ही कम होगा। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का बल होगा, जो मान लीजिए दूसरे बल है, मान लीजिए जो घर्षण का बल होगा, उससे कम होगा। तो इसीलिए ये जो कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन है या टैबलेट है, वो आप तक पूरी तरह से आकर्षित होकर नहीं आ रहा। तो गुरुत्वाकर्षण का बल आमतौर पर इन स्थितियों में एकदम नगण्य है। तो ये कितना कम है, इसे समझने के लिए हम पहले ये जो g है इसे समझते हैं। तो ये जो g है इसका मान बहुत ही कम होता है, और ये जो g है ये आनुपातिकता स्थिरांक है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ये जो g है इसका परिमाण लगभग 6.67 गुणा 10 की घात -11 होता है। ये बहुत ही छोटा नंबर है। और वैसे ये जो g होता है इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर वर्ग बटे किलोग्राम का वर्ग। और ये मात्रक हमें कैसे मिला? तो जब आप यहाँ पर g का मात्रक रखेंगे तो ये जो दोनों द्रव्यमान है, यहाँ पर इनका किलोग्राम जो मात्रक है वो, और नीचे मीटर का जो वर्ग है वो, तो जब ये सब आप रखेंगे तो ये कटकर आपको न्यूटन मिलेगा, जो कि बल का मात्रक है। खैर, हम आपको फिर से याद दिला दें कि ये जो g है इसका मान बहुत ही कम है। ये जो 10 की घात -11 है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 0.00, ऐसे करके हमें यहाँ पर 10 शून्य लिखने होंगे और फिर 1 आएगा, तो 0.000000 ऐसे करके 1। तो यहाँ पर 10 शून्य है और फिर 1। और चलिए इसके आगे जो 6.67 है उसे भी लिख देते हैं। तो 6.67 गुणा ये जो मान है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये जो g है इसका मान बहुत कम है। और इसी कारण से जब मान लीजिए ये जो m1 और m2 है, ये जो द्रव्यमान है, तो यदि आप कोई बहुत बड़ा द्रव्यमान नहीं लेंगे, यानी दोनों द्रव्यमान अगर छोटे हैं, तो फिर ये जो बल का मान आएगा वो बहुत छोटा आएगा, क्योंकि यहाँ पर g का मान बहुत ही छोटा है। तो इसीलिए मान लीजिए एक यहाँ पर द्रव्यमान पृथ्वी है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान इतना अधिक होता है कि वो जो ये g का कम मान है इसे कंपनसेट कर देता है। इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो जो ये बल है वो भी अच्छा खासा आ जाएगा, ठीक है। हालांकि फिर भी ये बल कोई बहुत ही अधिक नहीं होगा, ये नॉर्मल कुछ नंबर ही रहेगा। और वैसे यदि आप यहाँ पर पृथ्वी के द्रव्यमान का मान रखें, ठीक है, ये जो m2 है इसको मान लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान, तो m2 का मान रखे और ये जो g है इसका मान रखे, और ये जो r है मतलब पृथ्वी और जो भी सतह पर वस्तु होती है, मान लीजिए आप है या कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह पर है, उसका जो डिस्टेंस है, वो दूरी है, वो रखे। तो ये जो g m2 बटे r का वर्ग है, इसका जब आप मान रखेंगे तो आपको लगभग ये जो मान मिलेगा वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग मिलेगा। और इसे हम g कहते हैं, स्मॉल g कहते हैं, ठीक है। और इसे गुरुत्वाकर्षण द्वारा त्वरण भी कहा जाता है। और इसका जो ये मान है, हम पृथ्वी की सतह पर इसके मान को लगभग एक स्थिरांक मान सकते हैं। हालांकि ये एग्जैक्टली एक स्थिरांक होता नहीं है, पर पृथ्वी की सतह के आसपास थोड़ा अगर आप ज़्यादा ऊपर ना जाए तो आप इसे स्थिरांक मान सकते हैं। तो ये 9.8 होता है, और गुणा कर दीजिए आप इसे m1 से, मतलब जो भी द्रव्यमान है उससे, तो आपको जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान मिल जाएगा जो पृथ्वी किसी वस्तु पर लगा रही है। और हम फिर से कह दें कि यहाँ पर ये जो पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी है वो मायने रखती है, लेकिन अभी हम ऐसा मान रहे हैं कि जो वस्तु है वो लगभग पृथ्वी की सतह पर ही रखिए, और आप पृथ्वी की सतह से थोड़ा ऊपर नीचे भी चले जाएंगे तो इस मान में बहुत अधिक अंतर नहीं आएगा। इसलिए अभी हम ऐसा अज्यूम करें कि ये जो g है, स्मॉल g, इसका मान 9.8 है। अब चलिए यहाँ पर ये जो m1 है उसका कोई मान रखते हैं। मान लीजिए आप खुद के लिए इस गुरुत्वाकर्षण के मान को निकालना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि आपका जो मास है, आपका जो द्रव्यमान है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर भार नहीं कह रहे, हम यहाँ पर द्रव्यमान कह रहे हैं। भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है वो हम आगे देखेंगे। तो द्रव्यमान आपका है मान लीजिए 70 किलो, ठीक है, 70 किलोग्राम।
तो चलिए इसकी गणना कैलकुलेटर में करते हैं। तो 9.8 गुणा 70, ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा 686, ठीक है, 686 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, या फिर 686 न्यूटन। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम बल के मात्रक को न्यूटन कहते हैं। आइजैक न्यूटन जो है उनके सम्मान में हम इसे न्यूटन कहते हैं। तो ये जो पृथ्वी है वो एक 70 किलो के इंसान को 686 न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींच रही है। अब हम आपसे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछेंगे। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है और मान लीजिए हम अपनी बात करें तो हम एक जो इंसान होता है वो पृथ्वी की तुलना में बहुत ही छोटा होता है, एकदम छोटे से तिनके की तरह। लेकिन फिर भी दर्शाने के लिए हम यहाँ पर अपने आप को कुछ इस प्रकार से दर्शा देते हैं। तो मान लीजिए जो पृथ्वी है वो हमें 686 न्यूटन के बल से अपनी ओर खींच रही है। अब प्रश्न ये है कि आप जो है आप पृथ्वी पर कितना बल लगा रहे हैं। क्या आप पृथ्वी पर 686 न्यूटन से अधिक बल लगा रहे हैं, या उतना ही बल लगा रहे हैं, या उससे कम बल लगा रहे हैं। तो हो सकता है आपकी जो प्रारंभिक सोच हो वो ये हो कि जो पृथ्वी है ये तो इतनी बड़ी है और जो इंसान होता है वो तो इतना छोटा सा होता है। तो पृथ्वी जो है वो शायद इंसान पर बहुत अधिक बल लगा रही है और जो इंसान है वो पृथ्वी पर शायद बहुत ही छोटा बल लगा रहा हो। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि आप भी पृथ्वी को 686 न्यूटन के बल से ही आकर्षित कर रहे हैं। जितना बल पृथ्वी ने आप पर लगाया है आप भी उतना ही बल पृथ्वी पर लगा रहे हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि मान लीजिए आप एक इमारत पर खड़े, ऊपर छत पर खड़े, और आप नीचे कूदते हैं तो आप तो पृथ्वी की तरफ त्वरित होंगे। लेकिन आपको पृथ्वी तो आपकी ओर त्वरित होते हुए दिखाई नहीं देती है, क्योंकि अगर पृथ्वी आपकी ओर त्वरित होती तो आपको दिखाई देती। तो इसे समझने का तरीका यह है कि माना कि पृथ्वी और आप एक दूसरे पर समान बल लगा रहे हैं, लेकिन आप दोनों का जो त्वरण है वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि F बराबर होता है m गुणा a के। अब ध्यान दीजिए जो F है वो दोनों के लिए एक समान है, लेकिन अब जो पृथ्वी का द्रव्यमान है यानी m है वो बहुत ही अधिक है और आपका द्रव्यमान बहुत कम है। इसका अर्थ ये हुआ कि बल को एक समान होने के लिए जो, अगर मान लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जो त्वरण होगा वो बहुत ही कम होना होगा, और यदि आपका द्रव्यमान कम है तो आपके लिए जो त्वरण है उसे बहुत अधिक होना होगा, तभी जाकर ये जो बल है वो एक समान आएंगे। तो मान लीजिए आप पर 686 न्यूटन का बल लग रहा है, तो आपका मास कितना है 70 किलो। तो 70 किलो के लिए जो आपको त्वरण मिलेगा वो अच्छा खासा मिलेगा। इस त्वरण का मान क्या आएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। और यदि आप इसे पृथ्वी के लिए करें तो 686 न्यूटन बराबर, अब जो पृथ्वी का मास है वो बहुत ही अधिक है तो हम बस अभी ऐसे लिख देते कि ये बहुत ही बड़ी संख्या होगी, गुणा त्वरण। तो ये इतनी बड़ी संख्या है द्रव्यमान पृथ्वी का, तो जो पृथ्वी का त्वरण होगा वो एक बहुत ही छोटी संख्या होगी। तो पृथ्वी का द्रव्यमान इतना अधिक है कि उसका त्वरण बहुत कम होता है, और हमारा द्रव्यमान कम होने की वजह से जो हमारा त्वरण है वो अधिक होता है और हम उस त्वरण को महसूस कर पाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।